हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनर्जी कॉन्सेप्ट्स विद एनके चौधरी। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने सबस्टेशन और ट्रांसफार्मर के जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उनको भी आप देख लीजिएगा। आज हम अगली सीरीज़ में बात करेंगे ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है, कितने टाइप्स के ट्रांसफार्मर होते हैं, ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक ट्रांसफार्मर का जस्ट एक डायग्राम है जो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको दिखाया है कि एक हाईलाइट के तौर पे आप इसको देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर? तो ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर दोस्तों एक स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन है जो एसी पावर को या एसी इलेक्ट्रिसिटी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करती है, जिसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहती है। वोल्टेज लेवल और आपका करंट वोल्टेज के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा होता है, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी इसमें कांस्टेंट रहती है। तो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन ये आता है कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट क्यों रहती है, ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा क्यों नहीं करता है जैसे वोल्टेज और करंट को वो कर रहा है। तो दोस्तों देखिए, जो ट्रांसफार्मर है वो एक स्टैटिक डिवाइस है, वह एक रोटेटिंग डिवाइस नहीं है कि वो फ्रीक्वेंसी को जनरेट करे, कम और ज़्यादा करे। वो सिर्फ क्या कर रहा है कि आपकी एक पावर किसी एक एंड पे आई, अब उसको आपको स्टेप अप करना है या स्टेप डाउन करना है, तो उसके हिसाब से आपने उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ट्रांसफार्मर में लगा दी हैं। वो उसके हिसाब से कैलकुलेशन के बेस पे वो आपकी पावर को कम या ज़्यादा करता है। फ्रीक्वेंसी उसकी वो वही रखता है जो उसको मिल रही है, क्योंकि यह एक स्टैटिक डिवाइस है। तो अब हम बात करते हैं नॉर्मली ट्रांसफार्मर क्या होता, कितने टाइप का होता है। तो बेसिकली दोस्तों दो ही टाइप का होता है। आगे आने वाले उसमें वीडियो में हम बहुत सारे टाइप्स को आपको बताएंगे, लेकिन नॉर्मली स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जहाँ पे वोल्टेज बढ़ाई जाती है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। मोस्टली डिस्ट्रीब्यूशन में हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, जहाँ पे प्राइमरी में वोल्टेज ज़्यादा होती है, सेकेंडरी में हमारी वोल्टेज कम होती है, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो दोस्तों, अगली वीडियोस में इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं बता दूं, अगली वीडियोस हम ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी जो मैंने आज बताई उसको एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे ओपनली। ट्रांसफार्मर केवीए के बारे में बताएंगे, क्यों केवीए में होता है, डीसी पे क्यों काम नहीं करता है, क्या प्रॉब्लम आती है, इसकी डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर की कैसे रहती है, मोस्ट इंडस्ट्री में इसको लेके प्रॉब्लम्स आती हैं, और परसेंटेज इम्पीडेंस ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो इससे जुड़ी हुई वीडियोज़ दोस्तों हम पोस्ट करेंगे। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे यही गुजारिश है, आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स डे बाय डे मिलती रहे, क्योंकि हम हर रोज़ 2 या 3 वीडियो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके टेस्ट में काम आते हैं उससे रिलेटेड हम डालेंगे। तो आइए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल। ट्रांसफार्मर का देखें दोस्तों, आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, फैराडे लॉ पे ये काम करता है। उसमें क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। आपका जो फ्लक्स है, जिस गति से वो चेंज होगा, उसी गति से आपका जो वोल्टेज है उसका मैग्नीट्यूड वेरी करेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आपका यही मतलब है। अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर टाइप्स के बारे में। अगर आप फेज़ की बात करें तो दो तरह के ट्रांसफार्मर हैं, सिंगल फेज़, 3 फेज़। अगर आप कोर के डिज़ाइन के बारे में बात करें तो हम दो तरह की कोर को यूज करते हैं, कोर टाइप और शेल टाइप। और अगर कूलिंग पे हम बात करेंगे, भाई कूलिंग के सिस्टम पे कितने तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, तो दोस्तों एक होता है सेल्फ कूल्ड, जिसमें हम कोई एक्स्ट्रा बोलते हैं फैन वगैरह नहीं लगाते, एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है, वो होता है सेल्फ कूल्ड। एक ट्रांसफार्मर का रेडिएटर जिस पे हम पंखे वगैरह लगा देते हैं वो होता है एयर कूल्ड, और तीसरा होता है ऑयल कूल्ड। अब आगे हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर के टाइम बेस्ड ऑन वोल्टेज लेवल। वोल्टेज लेवल पे ट्रांसफार्मर कितने टाइप का होता है, अगर आप बोले कोई आपसे पूछे कि वोल्टेज लेवल के हिसाब से ट्रांसफार्मर के टाइप बताओ, तो दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, स्टेप अप और स्टेप डाउन। अब बात आती है मीडियम ऑफ कोर, जैसे अभी बताया एयर कोर और आयरन कोर। अब वाइंडिंग अरेंजमेंट के हिसाब से वो होता है दोस्तों ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होती है जो कोर के ऊपर लैमिनेटेड रहती है। प्राइमरी और सेकेंडरी जो है वो एक ही कोयल को शेयर करते हैं। तो वाइंडिंग के अरेंजमेंट के हिसाब से क्या हो गया आपका ऑटो ट्रांसफार्मर। अब आपने कहाँ पे इंस्टॉल किया उसके हिसाब से आपके ट्रांसफार्मर कितने टाइप के हो गए। देखिए, पहला हो गया पावर ट्रांसफार्मर, जो मोस्टली जनरेशन स्टेशंस में हम इसको यूज़ करते हैं हाई वोल्टेज एप्लीकेशन में स्टेप अप करके ट्रांसमिशन करने के लिए। दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर।
डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर दोस्तों मोस्टली जो सबस्टेशंस होते हैं आपके डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल, वहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे हम लो वोल्टेज का यूज़ करते हैं। स्टेप डाउन ये ट्रांसफार्मर्स होते हैं, इनके मैग्नेटिक लॉसेस कम होते हैं ड्यू टू वोल्टेज। तीसरा होता है दोस्तों मेजरमेंट ट्रांसफार्मर, जैसे आपके सबस्टेशन में लगे होते हैं CVT, CT, PT, ये मेजरिंग ट्रांसफार्मर है, इससे आप वोल्टेज, करंट, पावर ये सब मेजर कर रहे हैं। चौथा होता है दोस्तों प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर, जैसे आप कई जगह अर्थिंग ट्रांसफार्मर वगैरह यूज़ करते हैं तो वो कहलाता है प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर। अब बात करें जहाँ तक कूलिंग की, कूलिंग के बेसिस पे कितने टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, तो दोस्तों पहला होता है एयर नेचुरल, मतलब सेल्फ एयर कूल्ड, जहाँ पे आप कोई एक्स्ट्रा उसको कूलिंग नहीं देते हैं। दूसरा होता है फोर्स्ड एयर कूल्ड, फोर्स्ड एयर कूल्ड में आपको फोर्स कूलिंग आपको देनी पड़ती है। तीसरा होता है ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल, मतलब जहाँ पे आपके रेडिएटर पे कोई पंखे नहीं लगे हैं वो आपका ONAN ट्रांसफार्मर है। ONAF में मतलब ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड, एयर फोर्स्ड मतलब आपको एक्स्ट्रा पंखा रेडिएटर पे लगाना पड़ता है ऑयल को कूल करने के लिए। ऑयल फोर्स्ड, एयर फोर्स्ड मतलब आपको ऑयल को मूवमेंट करने के लिए भी एक पंप लगाना पड़ता है, तो वहाँ पे आप ऑयल को भी फोर्स कर रहे हैं। और एयर फोर्स मतलब आप कूलिंग के लिए अलग से उसमें फैन वगैरह प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आता है ऑयल नेचुरल वाटर फोर्स्ड, इसको मोस्टली हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन इसमें फिर भी हम वाटर की कूलिंग लेके उसको ऑयल को कूल करते हैं। और ऑयल फोर्स्ड, वाटर फोर्स्ड में क्या होगा, आपने ऑयल में भी पंप लगा रखा और आप वाटर के द्वारा उस ट्रांसफार्मर के ऑयल को कूल कर रहे हैं। अब हम वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं ट्रांसफार्मर की। तो जैसा कि मैंने बताया, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। दोस्तों इसमें क्या होता है, दो तरह की वाइंडिंग होती है, प्राइमरी कोयल और सेकेंडरी कोयल। दोनों वाइंडिंग आपकी कोयल पे लगी होती है, लेमिनेटेड होती हैं कोयल्स पे। तो दोनों ही वाइंडिंग का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वह ज़्यादा होता है। जब हम अल्टरनेटिंग करंट पास करते हैं प्राइमरी कोयल में, तो उससे एक मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्रिएट होता है। और जो फैराडे लॉ क्या बोलता है कि जो ये फ्लक्स आपका प्राइमरी कोयल में क्रिएट हुआ है, यह जब चेंज होगा तो यह EMF जनरेट करेगा सेकेंडरी कोयल में। ठीक है दोस्तों, जो कि प्राइमरी कोयल से लिंक है कहाँ पे, कोर में। तो इसी को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। आपने प्राइमरी कोयल में सप्लाई दी, वहाँ पे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ, करंट की वजह से फ्लक्स की प्रॉपर्टी भी चेंज होगी, वो एक EMF जनरेट करेगा आपके सेकेंडरी कोयल में। तो इससे आपका जो है वोल्टेज जो है प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ रिफ्लेक्ट होगा। वो कितना होगा वो आपके नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। इस तरह से इसकी वर्किंग आपकी रहेगी। तो अगर हम समराइज़ करें तो ट्रांसफार्मर क्या ऑपरेशन करता है, देखिए वो ट्रांसफार्मर जो ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक सोर्स से दूसरे सोर्स पे, प्राइमरी टू सेकेंडरी साइड। ओके, ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रिक पावर को थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यह ट्रांसफ़र करता है पावर को विदाउट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। वोल्टेज और करंट लेवल चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। इसमें दो सर्किट आपस में लिंक होते हैं, किसके द्वारा, म्यूचुअल इंडक्शन के द्वारा। यह एक डायग्राम है जिसमें हल्का से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि आपकी प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ है, सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ है, और कैसे फ्लक्स के द्वारा एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। तो आगे हम बात करते हैं, देखिए जैसे करंट कैरिंग वायर, मतलब जो आपकी कोर है उसमें आपने जो प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग दे रखी है वो सब वायर्स हैं। तो जब हम सप्लाई देते हैं उन वायर में फ्लक्स कैसे जनरेट होता है, देखिए सर्कुलर पाथ का फ्लक्स हमेशा आपका जनरेट होता है किसके, करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास। तो यही जो सर्कुलर पाथ है यही आपका सेकेंडरी के साथ टच में आता है और इसी के द्वारा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। वो जैसे आपकी करंट की साइकिल चेंज होती है उसके हिसाब से फ्लक्स चेंज होता है, और वही फ्लक्स जब तक चेंज होता रहता है वही फ्लक्स जो है आपका वोल्टेज को इंड्यूस करता है सेकेंडरी साइड में, मतलब वोल्टेज को बनाता है। अब हम बात करें कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में क्या क्या होता है दोस्तों, ट्रांसफार्मर में एक मैग्नेटिक सर्किट होता है। मैग्नेटिक सर्किट कहाँ कहाँ होता है, कोर में, योक में, डैम्पिंग स्ट्रक्चर में, वहाँ पे जो सर्किट है वो सारा मैग्नेटिक है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, आपकी जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है वो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है। डाइलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो क्या है, जो इंसुलेशन हम डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट प्लेसेस में ट्रांसफार्मर के अंदर प्रोवाइड करवाते हैं एज ए लैमिनेशन, एज ए ऑयल, वो आपका डाइलेक्ट्रिक सर्किट है।
टैंक और एसेसरीज मतलब जिसमें कंजर्वेटर, ब्रीथर, बूसिंग, कूलिंग ट्यूब्स, आपके बाहर का सारा स्ट्रक्चर आ गया, वो आपका टैंक्स और उसकी एसेसरीज है, ये सब मिलकर ट्रांसफार्मर बनाते हैं। अब हम ट्रांसफार्मर के लॉसेस के बारे में बात करते हैं। ट्रांसफार्मर में देखिए दोस्तों, आयरन लॉस होते हैं, कॉपर लॉस होते हैं, स्ट्रे लॉस होते हैं, डाइलेक्ट्रिक लॉस होते हैं। आयरन लॉस दो तरह के होते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस। आयरन लॉस में मोस्टली क्या होता है, आयरन लॉस किसकी वजह से होते हैं? आयरन लॉस दोस्तों, जो हमारा फ्लक्स अल्टरनेटिंग, जो चेंजिंग हमारा फ्लक्स जो है कोर में है, वो जब फ्लो करता है तो उसकी वजह से हमारी कोर जो हीट होती है उससे कोर लॉस होता है, जिसको हम आयरन लॉस बोलते हैं। इसको हमने डिवाइड किया दो पार्ट्स में, हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस। तो हिस्टैरिसीस लॉस क्यों होता है? जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है, देखिए आप, सिलिकॉन स्टील में हिस्टैरिसीस लूप कम है, रॉड आयरन में ज़्यादा है, और जो हार्ड स्टील है उसमें हिस्टैरिसीस आपका जो लूप है वो बहुत ज़्यादा है। तो इससे क्या पता चलता है? हिस्टैरिसीस लॉस डिपेंड करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल पे। उसका जो एरिया है हिस्टैरिसीस लूप का, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो जितना अच्छी क्वालिटी से आप सिलिकॉन स्टील हम उसमें कोर बनाने में यूज़ करेंगे तो हमारे हिस्टैरिसीस लॉस जो है मिनिमाइज़ हो जाएंगे। हिस्टैरिसीस लॉस दोस्तों फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ेगी, हमारे हिस्टैरिसीस लॉस भी बढ़ जाएंगे। हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि जो कोर की कंस्ट्रक्शन है वो सिलिकॉन स्टील से होगी तो हिस्टैरिसीस लॉस हमारे कम होंगे। दूसरा लॉस होता है दोस्तों एडी करंट लॉस। जैसे कि डायग्राम में हमने दिखाया है, आयरन कोर में ये देखिए जहाँ पे एंड पॉइंट पे धब्बे से जमे हैं, ये एडी करंट के सिग्निफिकेंस है। तो ये एडी करंट क्या है दोस्तों? देखिए जैसे अल्टरनेटिंग फ्लक्स जो हमारे ट्रांसफार्मर में चेंज होता है तो कुछ ईएमएफ हमारी ट्रांसफार्मर कोर में भी इंड्यूस होती है। प्राइमरी टू सेकेंडरी तो हो ही रही है, ट्रांसफार्मर कोर में भी एक ईएमएफ जो है इंड्यूस होती है। अब जो कोर के अंदर जो वोल्टेज इंड्यूस हुई है, ईएमएफ इंड्यूस हुई है, तो वो कुछ ना कुछ करंट आपका कोर के अंदर फ्लो करेगी। तो यह जो करंट अब कोर में फ्लो हो रहा है इसी को एडी करंट बोलते हैं, क्योंकि कोर जो है ट्रांसफार्मर की उसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो अब जो वोल्टेज इंड्यूस हुई है, आपका करंट एडी करंट फ्लो होना शुरू हुआ है, अब आपका रेजिस्टेंस भी है कोर का, तो कुछ ना कुछ आपका पावर लॉस होगा। वह जो पावर लॉस होगा उसको अब एडी करंट लॉस बोलेंगे। एडी करंट लॉस को दोस्तों कम करने का तरीका क्या है? एडी करंट जो लॉस है ट्रांसफार्मर में उसको मिनिमाइज करने का तरीका है लैमिनेटेड कोर। जितनी अच्छी हम इंसुलेशन की कोर को लैमिनेट करेंगे इंसुलेशन मटेरियल से, उतना ही हमारा एडी करंट लॉस कम होगा, क्योंकि हमारी वोल्टेज इंड्यूस कम होगी, एडी करंट कम होगा, और एडी करंट कम होगा तो हमारा पावर लॉस रेजिस्टेंस की वजह से आपका कम होगा। एडी करंट लॉस भी दोस्तों फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एडी करंट लॉस बढ़ जाएंगे। उसके बाद आते हैं कॉपर लॉस, और इनको बोलते हैं ओमिक लॉस। ये लॉस क्यों होते हैं? ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में देखिए, वाइंडिंग का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है जो उसके अंदर से करंट फ्लो करेगा, और वो रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ आपको हीट लॉस प्रोवाइड करवाएगा। उसी को हम बोलते हैं कॉपर लॉस, जिसको हम नॉर्मली भाषा में बोलते हैं I²R लॉसेस। इसके बाद आता है स्ट्रे लॉस। जो स्ट्रे लॉस होते हैं दोस्तों, ये जो फील्ड में जो लीकेज होता है मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसफार्मर के अंदर बनती है उसकी वजह से होता है। ये बहुत ही स्मॉल होते हैं और नेग्लिजिबल होते हैं। उसके बाद होता है डाइलेक्ट्रिक लॉस। जो इंसुलेशन मटेरियल हम ट्रांसफार्मर के अंदर एज ए ऑयल, एज ए सॉलिड इंसुलेशन यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी थोड़ा हमारा लॉस ट्रांसफार्मर के अंदर रहता है, लेकिन ये इतना एफिशिएंसी को इफ़ेक्ट नहीं करते हैं